जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। आज हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आर्टिकल 100 तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक मैराथन क्लास में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 100 तक पूरा रिवीजन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 78 से आर्टिकल 90 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किए थे, जिसमें मेन थे तुम्हारे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, उसके बाद बजट, बजट के सत्र और सभापति, इनके सबके कार्य और जितने भी आर्टिकल थे, राष्ट्रपति का विशेष भाषण, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का नॉर्मल भाषण, ये सब कौन कौन से आर्टिकल में सारा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आर्टिकल 91 से आर्टिकल 100 तक। आर्टिकल 91 में क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 92 में क्या पढ़ेंगे? जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। मतलब अगर सभापति उपसभापति को पद से हटाना है या संकल्प कोई भी विचाराधीन है तो वो पद पे आसीन नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आर्टिकल 93 में क्या पढ़ेंगे? लोकसभा में के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 94 में क्या पढ़ेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 95 में क्या है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना। सेम जो पिछले आर्टिकल अभी देखा था, जिसमें सभापति उपसभापति को हटाना है तो वो पद पर नहीं रहेंगे, ऐसे ही ये भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर या दोनों में से किसी का भी पद से हटाए जाने का कोई भी संकल्प संसद में विचाराधीन है या कोई भी चर्चा चल रही, बातचीत चल रही, उस समय वो पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे आर्टिकल 97 में क्या है? सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके सबके वेतन और भत्ते। ठीक है। आर्टिकल 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय किस तरह काम करता है, किसके अंडर काम करता है, ये सब हम देखेंगे आर्टिकल 98 में। आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। सदस्यों मतलब जो संसद के सदस्य हैं, जिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनके द्वारा शपथ क्या ली जाती है और क्या प्रतिज्ञा करते हैं, वो सब इस आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल 100 संसद में मतदान, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति, ये सब हम देखेंगे आर्टिकल 100 में। तो ये जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 100 तक, इसमें क्या है कि सारे आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हमारे 395 तो जब संविधान बना था तभी आर्टिकल थे। उसके बाद अभी 470 के आसपास आर्टिकल संशोधित होते हुए और उनमें बढ़ाते हुए 470 तक पहुंच गए। इतने सारे आर्टिकल आप रट भी लोगे, क्वेश्चन उसमें आर्टिकल में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस आर्टिकल के अंदर कुछ जो मेन आर्टिकल्स हैं उनमें से आते हैं। तो सारे आर्टिकल्स रटने का कोई मतलब नहीं। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो हमने जो आर्टिकल 91 से 100 तक जो भी आर्टिकल हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर आप चाहो तो रट सकते हो, बट सबका रटने का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसके बारे में। चलिए, तो संसद के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ये वीडियो देखने से पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो पूरा अच्छे तरह से समझ आएगा। तो संसद क्या थी, कौन से आर्टिकल में थे, संसद के कितने सदन थे, संसद के कितने अंग थे, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है। इसमें क्या है? संसद के अधिकारी। तो ये मुख्य पॉइंट है एक, संसद के अधिकारी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसके बाद जो नीचे आर्टिकल है वो देखेंगे। संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं? चलिए, संसद में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कुछ अधिकारी होते हैं। ठीक है। राज्यसभा में भी होते हैं। जो राज्यसभा में है वो है तुम्हारा सभापति, उपसभापति, सेक्रेटरी जनरल या राज्यसभा महासचिव। ये मुख्य लोग जो हैं। वैसे तो बहुत से कर्मचारी होते हैं, बट ये मुख्य रूप से हैं। सभापति जी का हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, उपसभापति के बारे में भी बता दिया था। सभापति कौन होते हैं? हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे देश के सभापति जी होते हैं, देश के नहीं, राज्यसभा के। और उपसभापति, हाँ, तो देखो सभापति का चुनाव नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। और उपसभापति
और उनके बाद जो भी, जैसे उपसभापति भी नहीं है तो ऐसे 2-3 नाम जो है राष्ट्रपति के पास जाते हैं, जो भी सीनियर मोस्ट नाम होते हैं, जो भी सदन रिकमेंड करते हैं जिनके भी नाम, वो राष्ट्रपति उनमें से चूज करके 5-6 नाम जाएंगे, उनमें से उपराष्ट्रपति चूज करके और भेज देंगे कि हाँ ये उपसभापति रहेंगे। इस तरह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा महासचिव नीचे देखेंगे। लोकसभा में भी सेम ऐसे ही होते हैं। लोकसभा में कौन कौन होता है, चलिए लोकसभा में कौन कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर में कौन कौन होता है, मतलब इनका क्या काम होता है, इनका कैसे इलेक्शन होता है वो देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से आप पढ़ लेना, ठीक है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर, ठीक है ध्यान दो, प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं सदन के, उनको सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। उसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको भी शपथ यही दिलाते हैं, ठीक है। और इनके निर्वाचन होने तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करते हैं। राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बाद भी उपयुक्त देश की पूर्ति के लिए राज्यपाल द्वारा अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, जैसे कोई भी नवनिर्वाचित सदस्य, वो नवनिर्वाचित एक मतलब सदन है, उसमें जितने भी सदस्य आते हैं प्रत्येक निर्वाचन के बाद, जितने भी जब भी निर्वाचन होगा उसके बाद राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को चुनेंगे, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी। इनको शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर ही सबको शपथ दिलाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे सबको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देंगे। उसके बाद जैसे ही स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, वैसे ही इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, नॉर्मल सदन में बस बैठेंगे। उसके बाद स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर हो गया। अब स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको ही स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो मेंस में भी इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है सदन के पीठासीन अधिकारी होता है। जो भी लोकसभा में संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के जो मेन मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जिनको स्पीकर कहते हैं। इस प्रकार वह सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं। अध्यक्ष का पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, संयुक्त जैसे विभिन्न स्रोतों से अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनको बहुत बहुत ज़्यादा शक्तियां होती हैं। यदि कोई सदस्य संसद की सदन की शांति एवं व्यवस्था भंग करता है अथवा कार्यवाही में बाधा डालता है तो अध्यक्ष उसे सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। इतना पावर है स्पीकर के पास। सदन के सदस्यों को बोलने की अनुमति भी यही प्रदान करते हैं कि कितना समय इनको, ये चाहे तो समय कट भी कर सकते हैं और ये चाहे तो सदन समय थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण बीच में ही समाप्त करने के लिए कह सकते हैं और किसी सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का यह निर्णय, अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए संशोधन किस रूप में। देखो क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति का भाषण और अभिभाषण, जो आर्टिकल 86, 87 है, उनमें जो भी राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, पहली बार चुन के आएंगे तो पूरे संसद को अभिभाषण करेंगे, तो उसमें क्या होता है, बाद में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं। तो वो क्या है, नॉर्मल 1/2, मतलब साधारण बहुमत, 1/2 बहुमत से पास हो जाता है। तो इसमें विपक्ष भी राष्ट्रपति को धन्यवाद देता है कि हाँ हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे सदन में आके हमें जो भी सदन में आके भाषण दिया है। अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो क्या होता है, देखो जो धन विधेयक है ना, ये हम आर्टिकल 110 में है शायद ये, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको हम वहीं पे ज़्यादा पढ़ेंगे। बस हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि जो भी धन विधेयक होता है, कोई भी विधेयक अगर होता है, अगर वो धन विधेयक है तो वो लोकसभा से ही पारित हो जाता है, उसको राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है। बस राज्यसभा में हम इसलिए भेजते हैं कि राज्यसभा, अगर 14 दिन का वक्त उसको दिया जाता है कि 14 दिन में अगर वो कुछ ऐड करना चाहे या कुछ सजेशन देना चाहे तो दे सकती है, बट राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है। इसीलिए, और ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है, वो स्पीकर ही डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो उसके साथ क्या है, इस संबंध में उनका अंतिम निर्णय भी कौन देता है, और
कौन से विषय वित्तीय विषयों से संबंधित हैं या क्या है, उनका भी जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद भवन में कोई भी परिवर्तन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न ही संसदीय संपदा में किसी नए भवन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरताओं के विवाद का समाधान करता है, परंतु इसको न्यायालय में अब चुनौती दी जा सकती है। तो क्या है दल बदल, क्या होता है, जैसे कोई दूसरी पार्टी से सिलेक्ट हुआ है, मतलब इलेक्ट हुआ, सिलेक्ट तो एग्ज़ाम देने के बाद होते हैं, ये तो इलेक्ट होते हैं, जनता इनको चुनती है, चुने गए और इन्होंने अपना दल बदल के, मान लो इनकी जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं आई, सत्ता में आई दूसरी पार्टी, मान लो अभी कांग्रेस है, कांग्रेस का कोई एक सदस्य है, एमपी है, वो एमपी कांग्रेस से चुना गया लेकिन सत्ता में हार गया, कांग्रेस सत्ता में हार गई, सत्ता में आ गई बीजेपी। अगर ये कांग्रेस का एमपी जो है वो चाहे बीजेपी में मिल जाए तो ये नहीं मिल सकता, अगर ये मिलेगा तो इसके दल बदल का कानून लगेगा और इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और इसको नॉर्मल जो एक सामान्य नागरिक है बना दिया जाएगा, बस इसको सदन से भी बाहर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे उपचुनाव होगा, उपचुनाव 6 महीने के अंदर होता है। कोई भी कहीं भी अगर कोई भी जैसे गिरफ्तार हो गया, अगर उसकी सदस्यता रद्द हो गई, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, तो उनकी जगह पे 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर वहाँ पे उपचुनाव होते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 महीने के अंदर उपचुनाव करा के नया सदस्य वहाँ पे इलेक्ट होता है। ठीक है, अब डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या काम होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है, इन्हीं को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अगर जो हमारे स्पीकर साहब हैं लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर पीठासीन रहेंगे, मतलब पद पर आसीन रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल होता है ना महासचिव, जो भी संसद राज्यसभा के अलग होते हैं और लोकसभा के, ये क्या संसद के, और संसद बोल रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा, इनके दोनों में महासचिव सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ये क्या है, ये सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इनका उत्तरदायित्व केवल होता है सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, जो राज्यसभा में सभापति के प्रति और लोकसभा में स्पीकर के प्रति। तो राज्यसभा महासचिव जो संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय में कर्मचारी होंगे और इन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। प्रत्येक सदन के लिए पृथक कर्मचारियों की बात की गई है, परंतु संसद दोनों सदनों के लिए कुछ रोजगार का भी सृजन करती है। राज्यसभा महासचिव राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, जो भी सेक्रेटरी जनरल है वो राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सभापति को विभिन्न संसदीय कार्यों और परस्पर संबंधी विषयों पर सहायता और परामर्श देता है। राज्यसभा महासचिव एक स्थायी अधिकारी होता है जो कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। तो जो सेक्रेटरी जनरल है बस इतना ही काम होता है, मेन काम यही है कि ये सलाह देते हैं राज्यसभा में, और क्या है, ये जो भी उधर के सिलेक्शन होंगे, जो भी वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त होंगे तो उनके सबका काम इनके पास रहता है। उसके बाद लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका क्या काम होता है, वो भी सेम, इनका भी सेम 60 वर्ष की आयु तक ये पद पर कार्य कर सकते हैं। वो संसद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो मैंने पहले बताया था। लोकसभा महासचिव जो है वो राष्ट्रपति की ओर से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करते हैं और अध्यक्ष की अनुमति में विधेयकों को प्रमाणित करता है कि वह सदन की ओर संदेश भेजने, वह अध्यक्ष के संदेशों को भी प्राप्त करता है। सदन की समितियां समक्ष गवाह प्रस्तुत होते हैं, उनके विरुद्ध समन या वारंट भी जारी कर सकता है। तो लोकसभा महासचिव इनके पास बहुत सारी पावर होती है, जो सारी हमने बता दी, इसको आप ढंग से पढ़ लेना, रट लेना, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो तथ्य हैं उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनको आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, और जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगा। जैसे वही ये सचेतक, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में हो और चाहे वो विपक्ष में हो, वो अपने सदन में जो भी संसद की जो समिति है, संसद की जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही में कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी अड़चन ना आए, इसलिए दोनों पक्ष जो हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, एक एक बंदे को सिलेक्ट करता है कि आप जो है सचेतक का काम करेंगे। तो उसमें क्या है, वो सचेतक क्या करता है कि संसद के सदस्य जो है, सभी जितने भी विपक्ष के सदस्य हैं और पक्ष के मतलब सत्ता के सदस्य हैं, वो सभी संसद में उपस्थित रहने चाहिए और जितने जो भी पार्टी के निर्देश हैं उनको पालन करना चाहिए। और अगर ये सब नहीं उन्होंने फॉलो किया है, संसद के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब फॉलो नहीं किए तो क्या है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यही इनका काम होता है। देखो इसमें लिखा वो अनुशासन में रखना है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो एक सदस्य को नियुक्त करता है जिसको सचेतक कहते हैं। वही उनका मुख्य कार्य ये देखना होता है कि दल के सदस्य जो है संसद में उपस्थित रहें और पार्टी सदस्यों ने निर्देशों का पालन नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल 91। अभी ये क्या है, जो हमने संसद के अधिकारी थे वो तो मैंने बता दिए। अभी चलते हैं आर्टिकल 91 से। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा चर्चा कर देंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। अब आर्टिकल 91 में क्या है, द्वारा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्तियों को सकते हैं। अगर सभापति हमारे सदन में मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे कौन रहेगा, उपसभापति रहेंगे। और उपसभापति भी नहीं है तो उनकी जगह पे जो भी सीनियर मोस्ट राष्ट्रपति जी ने जो भी नाम चुना होगा वो रहेंगे पीठासीन। तो उनके पास भी सारी पावर्स रहेंगी जो सभापति के पास रहती हैं। बस इस आर्टिकल में यही है। उपसभापति अगर उस सीट पे बैठे हुए हैं तो सभापति के पास जितनी पावर्स होती हैं वो उपसभापति के पास रहेंगी, और कोई और भी बैठा है तो भी उसके पास सभापति के पास जितनी पावर्स होती हैं सारी रहेंगी। ये आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 में क्या है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना। तो वही है, मतलब सभापति और उपसभापति, सभापति को तो हटा नहीं सकते, ये गलत, सभापति नहीं, ओनली उपसभापति। सभापति को तो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं तो उनको तो हटाने का जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की जैसा होता है। महाभियोग तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, बाकी सभी के लिए महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है। तो उपसभापति को हटाने का अगर कोई संकल्प सदन में विचाराधीन है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, तो फिर क्या है कि ये पीठासीन नहीं हो, मतलब ये पद पे आसीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब क्या है, पद पर आसीन नहीं होंगे, इनकी जगह कोई दूसरा बैठा होगा। और उनको 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके जो खिलाफ है कोई भी मतलब आपको हटाया जाना है, जो भी रीजन है उनको बताया जाएगा। तो 14 दिन पहले उनको बताया जाएगा, 14, ताकि ये अपने जो भी प्रत्युत्तर हैं लाके सदन में पेश कर सकें। अगर ये नहीं आते हैं तो ये अपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को सदन में पेश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 92 में है। आर्टिकल 93 में जैसे 89 में क्या था, सभापति उपसभापति थे, 90, 91, 92 ऐसे ही ये भी है सेम। इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में जो है वो किस में बताया गया है, आर्टिकल 93 में। ज़्यादातर मैंने जितने भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं वो सब हमने बताई दी हैं। इसमें बस थोड़ी बहुत है जो छूट गई है वो आप देखो। चलो एक बार रीड कर ही लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद में निम्न सदन यानी कि लोकसभा में पीठासीन होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, हिसार नहीं है, पीठासीन अधिकारी होते हैं। आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी सदस्य को अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, जो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं इनके निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखो लोकसभा अध्यक्ष की जो निर्वाचन की तिथि है वो कौन निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है, वो तुम्हारे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। पुनः सदन के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और कार्यकाल निर्वाचन की तिथि अगले आम चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक से पहले तक होता है। यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष का निर्वाचन उसके कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने तक या उससे पूर्व लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, जनरली क्या है, जितने भी एमपी होते हैं उनका कार्यकाल कितना, 5 साल होता है। जब तक मंत्रिमंडल रहेगा 5 साल का कार्यकाल रहता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव आता है, नई सरकार चुनी जाती है, तो ये भी उसी टाइम तक रहेंगे। या फिर पहले ही तुम्हारा सदन जो है भंग हो गया है तो फिर ये भी हट जाएंगे। सिंपल है। लोकसभा उपाध्यक्ष बता ही दिए है, देख लेना। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, और लोकसभा की सदस्यता तभी समाप्त हो जाती है जब वह स्वतः पद से इस्तीफा दे दें। ठीक है, आर्टिकल 94 देख लो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, त्याग और या पद से हटाया जाना। तो सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना मतलब उनके पद से हटाया जाना। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को परिस्थितियों में क्या होता है, वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसमें क्या क्या है, या तो वो लिखित रूप से त्याग पत्र दे दें, लोकसभा उपाध्यक्ष उनको सौंप दें। ठीक है, या फिर लोकसभा द्वारा पद से हटाने, ये कुछ और है, पद से हटाने के लिए संकल्प बहुमत से पारित कर दिया है। वही है कि अगर इनको लोकसभा अध्यक्ष को जो वोटिंग के द्वारा हटा दिया जाए तो एक तो है लिखित त्याग पत्र दे दें ये उपाध्यक्ष को, या फिर जो बहुमत से हटते हैं सारे सदस्य उस तरह से इनको हटा दिया जाए। या लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाने संबंधित संकल्प संसद में प्रस्ताव, वही 14 दिन पहले इनको भी सूचित किया जाता है ताकि अपने विचार संसद में उपस्थित हो सकें। या फिर
सदन में एक सामान्य सदस्य के उपस्थित होना होगा, उस समय ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। भाई जब इनको हटाया होगा तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, नॉर्मल सामान्य सदस्य के रूप में उपस्थित होंगे। वर्ष 1952 ईस्वी में जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, याद रखना। ठीक है, जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर थे, और अनंत शयनम अयंगर जो है ये उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 95 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। सेम है जैसे सभापति उपसभापति के बारे में था, वैसे ये भी है। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है तो जो भी उस समय सभा जो भी सदन में पीठासीन होंगे उनके पास जितनी भी स्पीकर के पास पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स जो भी सीट पर बैठा होगा उनके पास भी होंगे। आर्टिकल 96 में क्या है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन। अब देखो उसमें क्या था, पिछले आर्टिकल में जो सभापति और उसमें सभापति को हमने हटा दिया, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, तो उनका तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति साहब हैं, तो उनके लिए क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है हटाने की। अब इसमें क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए अगर कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो वो पद पर नहीं आसीन रहेंगे, कोई और रहेगा, और ये नॉर्मल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह प्रस्तुत होंगे, और अपने 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो ये अपने विचार प्रस्तुत कर सकें या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को ला सकें, अपने प्रत्युत्तर दे सकें जो भी इनसे सवाल पूछे जाएंगे। आर्टिकल 97 में क्या है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते। इसमें कुछ बताना नहीं है, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, सभापति उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में उनका वेतन और भत्ते हैं बस। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय याद रखना, वो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करता है बस। ठीक है, संसद का सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करता है। आर्टिकल 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। सदस्य कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के हों, दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इनके द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा क्या लिया जाता है, वो आर्टिकल 99 में ऑलरेडी बता दिया है। देखो क्या है, सभी आर्टिकल के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका सिलेबस भी बहुत ही वास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक आर्टिकल को पूरा पढ़ना मतलब नॉट ए जोक। तो पहले आप थोड़े जो छोटे मोटे आर्टिकल्स, जो मेन आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानो, और अगर ज़्यादा अध्ययन करना है तो फिर आप एक एक आर्टिकल्स को ब्रॉड वे में पढ़ सकते हो, तो क्या होगा, उससे आपके और भी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन शुरू में क्या है, आपको बस अपने डाउट्स क्लियर करना है, जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उन पर ध्यान देना है। आर्टिकल 100 गढ़पूर्ति, याद रखना। आर्टिकल 100 में क्या है, गढ़पूर्ति। बाकी आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेन जो पार्ट है गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति क्या होता है कि कोई भी मीटिंग अगर होती है, अगर मान लो उस मीटिंग में टोटल जो 100% सदस्य मान लो हैं, कितने 100 हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100 सदस्य हैं, ठीक है। अब कोई मीटिंग होनी है तो कुछ तो एक प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि इतने लोग अगर मिनिमम होंगे तो हम मीटिंग कराएंगे, अगर इससे कम हुए, हालांकि सभी होना तो सभी को चाहिए, क्योंकि तभी तो सभी अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो सारे अपने बता पाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, अगर कुछ तो अपना संविधान में क्या है कि 1/10 भाग सॉरी 1/10 भाग अगर सदस्य मौजूद हैं तो फिर हम मीटिंग करेंगे। ये हमारे संविधान में बोला है कि अगर 1/10 भाग अगर प्रेजेंट है तो हम मीटिंग करेंगे, अगर 1/10 भाग नहीं है, इससे कम है, तो फिर सदन को निलंबित कर दिया जाएगा। यही गढ़पूर्ति है। तो अगर 100 हैं तो 100/10 करेंगे तो 10 बंदे, समझो कितने कम बंदों से भी मीटिंग हम कर लेंगे और सदन को चालू रखेंगे और सब काम होता रहेगा। समझ गए? चलो एक बार रीड आउट कर लो। लोकसभा अध्यक्ष सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन की कार्यवाही संचालन करता है। यदि सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति होने तक बैठक को निलंबित कर दे। वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन में चर्चा हेतु विधेयकों एवं विषयों का निर्धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाला जो है आर्टिकल 108 में उनकी अध्यक्षता कौन करता है, इस लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर ही करते हैं। भारत की संसदीय इतिहास में अब तक का निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया। निर्णायक मत क्या होता है, पहले गणपूर्ति देख लेते हैं। तो हमने बता दिया कि 1/10 भाग अगर आपके सदन में 1/10 भाग 1/10 भाग अगर प्रेजेंट है, 1/100 लिख दिया, ये 1/10 भाग अगर प्रेजेंट हैं तो बैठक चलेगी, और 1/10 भाग नहीं प्रेजेंट है तो बैठक ना चलेगी भाई। ठीक है, तो वही है।
अगर 1/10 भाग नहीं है तो फिर हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो क्या करेंगे, निलंबित कर देंगे बैठक को। और जब तक कर पूर्ति नहीं होगी, मतलब 1/10 भाग से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तब तक कोई भी बैठक नहीं होगी। हाँ, तो इसमें क्या है, संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, अभी क्या है दो सदन अलग अलग हैं, तो लोकसभा में अलग चर्चा होती है, राज्यसभा में अलग चर्चा होती है, सभी अपने अपने वोट देते हैं और विधेयक को पारित करते हैं, ठीक है, और उसको बिल बना देते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में बात बन नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे आके और फिर उस पर चर्चा करेंगे और फिर वोटिंग करेंगे। फिर वोटिंग जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से विधेयक पारित होगा। तो भाई ये ज्वाइंट सेशन ही आर्टिकल 108 में है। जब ये 108 आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब ये निर्णायक मत क्या है, निर्णायक मत क्या होता है कि जब लोग स्पीकर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति अपना निर्णायक मत देते हैं। अगर मान लो जितने भी सदस्य हैं और मैच टाई हो गया, मान लो 50-50 हो गया, 50 पक्ष में वोट पड़े, 51 विपक्ष में पड़े, तो फिर निर्णायक मत कौन देता है, जो सीट पे पीठासीन होता है। तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में होते हैं हमारे उपसभापति, सॉरी सभापति होते हैं। तो वो निर्णायक मत देते हैं कि अब इनका पक्ष किस तरफ होगा, वो जिसे वोट दे देंगे वही। अगर इन्होंने विपक्ष में दे दिया तो बिल पारित नहीं होगा, अगर पक्ष में दे दिया तो बिल पारित हो जाएगा। तो यही निर्णायक में जो स्पीकर और हमारे जो सभापति जी हैं, ये जो वोट करते हैं वही निर्णायक मत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बचा है तो। हाँ, लैम डक सत्र, हमने बजट के सत्र देखे थे ना, 3 सत्र थे। हमारा शीतकालीन सत्र सबसे बड़ा सत्र था, फिर ग्रीष्म सॉरी शीतकालीन सत्र था पहला, और दूसरा मानसून सत्र, सॉरी पहला सत्र था विंटर सेशन, नहीं सॉरी बजट सत्र, विंटर सेशन तो लास्ट में आता है, बजट, ठीक है, पहला था बजट, दूसरा था मानसून, ठीक है, और तीसरा था शीतकालीन। तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन। तो ऐसे ही एक सत्र होता है लैमडक सत्र। लैमडक सत्र में क्या होता है कि जब नई लोकसभा में चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र बैठने के लिए आता है, तो इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा में नहीं चुने जाते हैं, ठीक है, कुछ तो चुने गए होंगे और कुछ लोग नहीं चुने जाते हैं, उनको लैम डक कहा जाता है। लैम डक, अगर नॉर्मल भाषा में इसका अगर अर्थ निकालें, लैम मतलब क्या होता है, लंगड़ा, और डक मतलब बतख, मतलब लंगड़ा बतख। और लंगड़ा बतख मतलब जो चल नहीं पा रहा, मतलब वहाँ आ ही नहीं सकता है, तो उसको लैम डक बोलते हैं। लंगड़ा बतख, देखो बतख तो ऐसे इतना स्लो चलता है, अब उसको लंगड़ा और बना दोगे तो वो चल ही नहीं पाएगा, मतलब सदन में ना आना है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, सदन में आ ही नहीं पाएंगे, मतलब पैर तोड़ दिए गए हैं, इस हिसाब से लैम डक बोल सकते हो, इस हिसाब से आपको याद रहेगा। उसके बाद विशेष सत्र। विशेष सत्र क्या होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है, वो है सदन के पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी सभापति होते हैं, उनको 14 दिन पूर्व सूचना देकर विशेष सत्र का आह्वान कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में विशेष सत्र बुला सकता है। अब इसको बुलाएंगे कैसे राष्ट्रपति जी, जब हमारा मंत्रिमंडल इनको बोलेगा कि हाँ हमें विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति साहब बुला लेंगे। अभी लोकसभा का विघटन कैसे होता है, देखो क्या होता है, इसका तात्पर्य ये है कि लोकसभा को भंग किया जाना, यानी कि राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की शक्ति प्रदान की गई है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन करते हैं, परंतु यदि सरकार अल्पमत में है तो ये अन्य आवधिक परिस्थितियों में विद्यमान हो या फिर उस समय क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे और विघटन के पश्चात लोकसभा का कार्यकाल होता ही समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात पुनः निर्वाचन होंगे और नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये लोकसभा का विघटन है। मतलब अगर सरकार अल्पमत में आ गई, मतलब कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने विपक्ष को ज्वाइन कर लिया, तो विपक्ष के बाद ज़्यादा मत हो गए तो विपक्ष अपना सरकार बनाने का पूरा पेश कर देगा और जो सरकार सत्ता में है वो विपक्ष में आ जाएगी। तो इसी तरह लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 50-50 चांस होते हैं कि इसको सरकार बनाना है, तो जिसके पास ज़्यादा राष्ट्रपति को वोट दिखते हैं कि हाँ इनके पास ज़्यादा होंगे, तो वो अपना स्वविवेक मतलब अपना खुद का माइंड यूज करके और उसको 1 महीने के लिए सरकार बनाने का आदेश दे देते हैं और फिर उनको 1 महीने का वक्त देते हैं कि 1 महीने में आप पेश करो कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। 1 महीने अगर पेश कर दिए तो सरकार उनकी आगे चलेगी, अगर नहीं कर पाए तो पुनः निर्वाचन होगा, बस। वैसे लोकसभा का विघटन होता है। तो हमने आज आपको
आर्टिकल 100 तक पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, जो भी मेन आर्टिकल्स से। हालांकि मैंने सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं, लेकिन इसमें मैंने 2-3 आर्टिकल्स को जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस वास्ट होता जा रहा था इसलिए। आई होप आपको आर्टिकल 100 तक सारे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 1 to 100, ठीक है। आर्टिकल 1 to 100 तक पूरा एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें जो जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ना है तो एक एक वीडियो देख लो, नहीं तो एक पूरा सेशन करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे आर्टिकल 395 तक कंप्लीट करेंगे सारे। चलिए, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, छोटों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। शुक्रिया।